गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं सोचता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, माई सेल्फ मुकेश सुमन, MSS सर फ्रॉम मोशन कोटा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेंस पेपर सॉल्यूशन 28 जून शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर डिस्कशन की बात हम आपसे कर रहे हैं। क्या आप रेडी हैं? चलो। The incorrect statement about imperfection in solid is। सॉलिड के अंदर जो इनपरफेक्शन जो आते हैं, एरर आते हैं, उसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सॉर्ट की डिफेक्ट, डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। सॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बाहर चले जाते हैं, मास डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देन डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज। इनकरेक्ट बताना है आपको। ये वाला स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है? करेक्ट। डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। देखो, जो आपके पास कोई भी सॉलिड है उसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस रहते हैं, इंटरस्टिशियल इफेक्ट रहते हैं, उसमें कोई भी स्मॉल साइज का एटम लाइक एस फ्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन जाकर के बैठ सकता है। उससे क्या होगा? मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। मास क्या हो जाएगा? भाई वहां पर जाकर के कोई बैठ रहा है तो मास क्या हो जाएगा? मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये भी सही है। सी देखें, फ्रैंकल डिफेक्ट डज नॉट अल्टर द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। बिल्कुल सही बात है। इस फ्रैंकल डिफेक्ट्स में डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी आइंस की बात करें तो क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता। मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। डेंसिटी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ABC ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहे हैं और डी ऑप्शन पढ़ते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। वैकेंसी जनरेट हो रही है। वैकेंसी का मतलब क्रिस्टल में से कुछ बाहर जा रहा है। जब क्रिस्टल में से कुछ बाहर जाएगा तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, बट मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब मास डिक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। इन्होंने क्या दे रखा है? डेंसिटी क्या दे रखी है? इंक्रीज दे रखी है। आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। डी ऑप्शन जाएगा। आपको पता लग गया होगा, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है और जो आपके पास डिफेक्ट इन क्रिस्टल का ये अपने पास क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप मान सकते हैं मॉडरेट। The zeta potential is related to which property of colloids? ठीक है, कलर गिवन है आपको, टिंडल इफेक्ट गिवन है, चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल एंड ब्राउनियन मोमेंट। तो सबसे पहले आप देखेंगे चार ऑप्शन आपको गिवन है। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है ये आपको बताना है। जो जीटा पोटेंशियल, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जीटा पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, देखते हैं। जैसे आपके पास एक कोलाइडल पार्टिकल है, किसका है? सपोज करो AgI का है। ठीक है ना। अब AgI का जो कोलाइडल पार्टिकल जो बना है, AgI का जो कोलाइडल पार्टिकल बना है वो सपोज करो ये है, ये AgNO3 है। इसकी रिएक्शन किसके KI के साथ करवाइए आप। ये एक्सिस में, तो एक्सिस में आप देखेंगे ये AgI बनेगा। एक्सिस में कौन सा आयन है? आप कहोगे सर यहां पर कोलाइडल पार्टिकल के अंदर क्या है? Ag प्लस और I माइनस है। तो एक्सिस में कौन सा आयन है? I माइनस आयन है। तो एक्सिस में जो आयन होगा उसका क्या होगा? एडजॉर्प्शन। क्या होगा? एडजॉर्प्शन। तो यहां पर ये AgI है तो ये नेगेटिव आयंस का क्या करेगा? एडजॉर्प्शन। मतलब I माइनस का क्या करेगा? एडजॉर्प्शन। इस वाली लेयर को क्या बोला जाता है? फिक्स्ड लेयर। क्या बोला जाएगा? फिक्स्ड। अब इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर आप देखेंगे यहां पर तो एक और आयंस, इसके अपोजिट आयन का क्या होगा? एडजॉर्प्शन। ये है आपके पास डिफ्यूज लेयर। कौन सी वाली लेयर है ये? डिफ्यूज लेयर। ठीक है ना, डिफ्यूज। तो डिफ्यूज लेयर में आयंस आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो हमेशा फिक्स लेयर का जो चार्ज होगा डिफ्यूज लेयर के चार्ज से क्या होगा? हाई होगा। तो नेट जो आपके पास चार्ज आएगा कोलाइडल पार्टिकल पर वो हमेशा
किसकी वजह से आएगा, फिक्स्ड लेयर की वजह से आएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होएगा उसी पोटेंशियल को बोला जाता है जीटा पोटेंशियल। आप बताओ किससे रिलेटेड लग रहा है, चार्ज से रिलेटेड है ना। तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए, चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कोलॉइड। आपका आंसर आपने दिया होगा सी, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सी। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपके पास जो है वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उस पार्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप मान सकते हैं मॉडरेट। नेक्स्ट देखें आप इसका, ये भी आप देख सकते हैं, जीटा पोटेंशियल इज पैरामीटर डेट गिव डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब चार्ज से रिलेटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, एलिमेंट E belongs to fourth period group 16 for the periodic table. The valence shell electronic configuration of the element which is just above E in the group is. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है। जो ये E एलिमेंट है वो कौन से पीरियड से बेटा, बेसिकली फोर्थ पीरियड से। हमारे पास कौन से पीरियड से, फोर्थ पीरियड से। और ग्रुप कौन सा है उसका, 16th है। तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या करती है, हमें पीरियड नंबर शो कर दी है। तो पीरियड नंबर शो करेगी और ग्रुप क्या होना चाहिए उसका, 16 होना चाहिए। तो ग्रुप 16 कब होगा, जब पी ब्लॉक का होना चाहिए, पी ब्लॉक का होना चाहिए। और उसका जो ग्रुप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं अपन, है ना, नंबर 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NS और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NP। और NP में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जाके उसका ग्रुप नंबर कितना आएगा हमारे पास, 16 आएगा। तो क्या होगा हमारे पास, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट ये है और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 है और 4 है। इससे जस्ट अबव वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके जस्ट अबव वाला यानी कि कौन सा पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड हो गया। तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या करती है हमारे पास, पीरियड नंबर शो करती है। तो थर्ड पीरियड ही हो गया और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। Given the two statement, one is labeled assertion और other is labeled reason. assertion क्या दे रखा है, मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3 एट टेम्परेचर बिलो 350 while above 350 कैल्शियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा बेसिकली क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चलते हैं तो Al+3 है और उसके नीचे क्या आता है हमारे पास, Mg+2 है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे चलते हैं तो नीचे वाला क्या करता है, ऊपर वाले को क्या करता है, रिड्यूस कर सकता है। तो बिलो 1350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मैग्नीशियम क्या कर सकता है, Al2O3 को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर में जैसे जैसे इंक्रीज करता जाता हूँ वैसे वैसे जो रिलीज एनर्जी है वो किसका फेवर करती है, एल्यूमिनियम को फेवर करती है। तो एल्यूमिनियम फिर एल्यूमिनियम किसको रिड्यूस कर देगा, यहाँ पे मैग्नीशियम को रिड्यूस करके किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, MgO के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास राइट है कि मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3 एट टेम्परेचर बिलो 350 तक। तो क्या कर देगा, मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस कर देगा। लेकिन अबाउ टेम्परेचर पे क्या करेगा, एल्यूमिनियम MgO को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम आर लोअर देन दोज ऑफ एल्यूमिनियम। ये भी करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन क्या है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारे लिए राइट ऑप्शन होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। डाईहाइड्रोजन रिएक्ट विद CuO टू गिव्स। डाईहाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करती है, हमारे पास CO के साथ रिएक्ट करती है। तो क्या इसका फॉर्मेशन होगा हमारे पास, तो बेटा बेसिकली क्या होता है, डाईहाइड्रोजन है CuO, यहाँ पे क्या होती है हमारे पास, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। और रेडॉक्स रिएक्शन तो CO किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास Cu के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और H2 क्या कन्वर्ट हो जाता है, H2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारे लिए राइट ऑप्शन होगा, बेसिकली डाईहाइड्रोजन रिएक्ट करता है CO के साथ और कौन सी गैस क्या मिलता है मुझे, CuO। तो ऑप्शन बी हमारे लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, और हमें यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, फोर्थ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो नाइट्रोजन गैस कहाँ पे बनती है हमारे पास, जब अपन
सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो कहाँ पे कौन सी गैस निकलती है हमारे पास, N2 गैस निकलती है। तो बेरियम अजाइड है, बेरियम अजाइड को जैसे हीट करोगे तो बेरियम प्लस N2 गैस यहाँ पे क्या निकलेगी, रिलीज होगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है कि पेंटावेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट ऑफ E2O5 इज लेस एसिडिक देन ट्राइवेलेंट ऑक्साइड ऑफ E2O3 ऑफ द सेम एलिमेंट। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, +5 आएगी, और इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, +3 आएगी। तो अपन लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे तो इसने क्या बोला है कि E2O5 क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोला है कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ट्राइवेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट E2O5 डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो ये सही बात है। क्या होता है, टॉप से बॉटम जाते हैं तो हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर बेसिक नेचर इंक्रीज होगा और एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारे पास क्या है, फॉल्स है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए राइट होगा, ऑप्शन डी हमारे लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, विच वन ऑफ द लैंथेनाइड गिवन बिलो इज मोस्ट स्टेबल इन डाइवेलेंट फॉर्म। और हमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन दिए हुए हैं। सी इसका एटॉमिक नंबर 58 है, SM है उसका एटॉमिक नंबर 62 है, यूरोपियम में 63 है, इटर्बियम में 17 है। तो ये तो बेसिकली किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड है। तो यूरोपियम देखो यहाँ पे, यूरोपियम का क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। जैसे उसके पास क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये रिमूव करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को जैसे रिमूव करता है तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी आती है। तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी होने की वजह से क्या करता है, ये स्टेबल होता है। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है NiCN4-2 इज स्क्वायर प्लेनर डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स विद हाइब्रिडाइजेशन DsP2। तो बात करते हैं अपन यहाँ पर किसकी, NiCN4 की। यहाँ पर किसकी बात करते हैं, NiCN4-2 की बात करते हैं। तो बेटा बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2 के इक्वल आएगा। तो मैं इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। तो क्या होगा, Ar4s2 3d8। अब क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और ये क्या है, Cn SFL है। SFL होने की वजह से यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग होगी। पेयरिंग होगी तो किस तरह से भरूंगा मैं इसे, 8 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। तो किस तरह से भरूंगा, 1 2 3 4 6 7 8 है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप कर दिए। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा क्या आएगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। और बेसिकली यहाँ पे क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पे क्या होंगे, 0 होंगे। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है तो इस वजह से क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये तो सही है कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ज्योमेट्री क्या होगी यहाँ पे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। यहाँ पे कौन सी ज्योमेट्री होगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Ni, ये तो हमारे पास सही है। अब किसका फाइंड आउट करना है, NiCO4। NiCO4 का फाइंड आउट करना है अपन को, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये हमें फाइंड आउट करना है। तो NiCO4। तो बेटा बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, यहाँ पे 0 आएगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, Ar4s2 3d8 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिमूव नहीं करेंगे। लेकिन CO क्या है मेरे पास, SFL है। SFL होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग होगी तो मैं 10 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना स्टार्ट करता हूँ। तो 1 2 3 4 10 के 10 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पेयर अप हो जाएंगे। 10 के 10 ही पेयर अप होंगे तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये 4s मेरे पास एम्प्टी रहेगा और 4p मेरे पास भी क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा मेरे पास, sp3 हाइब्रिडेशन आएगा। तो ज्योमेट्री क्या होगी मेरे पास, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, साथ के साथ डायामैग्नेटिक आएगा। आई बात समझ में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, sp3 हाइब्रिडेशन टेट्राहेड्रल एंड डायामैग्नेटिक।
NiCO4 टेट्राहाइड्रल पैरामैग्नेटिक है, जबकि अपना क्या रहता है डायामैग्नेटिक आ रहा था, और sp3 हाइब्रिडेशन। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब वो बोल रहा है एक और है हमारे पास NiCl4 -2, NiCl4 -2, तो इसका क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 के इक्वल आएगा। जब मैं इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो क्या आता है, Ar4s2 3d8, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को मैं रिमूव करूंगा, और Cl क्या है मेरे पास, WFL है। WFL होने की वजह से यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ज्योमेट्री क्या होगी यहाँ पे क्या होगा, 4s एम्प्टी रहेगा और 4p मेरे पास एम्प्टी रहेगा, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा मेरे पास, sp3 आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो क्या होगी, ज्योमेट्री यहाँ पे टेट्राहाइड्रल और पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पे आगे बात करते, NiCl4 और NiCO4 बोथ है सेम डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोथ का डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है सेम ज्योमेट्री भी सेम थी, क्या आई थी, sp3 हाइब्रिडेशन आया था। पैरामैग्नेटिक नहीं था, NiCO4 था ना, वो हमारे पास डायामैग्नेटिक था। तो ऑप्शन डी भी क्या होगा हमारे पास, इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन डी भी क्या होगा हमारे पास, इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए भी हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है, और ऑप्शन बी भी हमारे पास इनकरेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो कौन से ऑप्शन के अंदर है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। बेटा हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पेस्टिसाइड्स, है ना। तो यहाँ पे कौन पेस्टिसाइड नहीं होगा, ये फाइंड आउट करना है। पहला तो है हमारे पास DDT, ये क्या होता है हमारे पास, पेस्टिसाइड होता ही है। ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये भी पेस्टिसाइड है। डाई एल्ड्रीन, ये भी क्या होता है हमारे पास, पेस्टिसाइड होता है। और सोडियम आर्सेनाइड, और सोडियम आर्सेनाइड हमारे पास बेसिकली क्या होता है, पेस्टिसाइड नहीं होता है। तो सोडियम आर्सेनाइड क्या होता है बेटा, इंसेक्टिसाइड्स होता है। ये क्या होता है हमारे पास, इंसेक्टिसाइड्स होता है। तो यहाँ पे कौन सा हमारे लिए और राइट ऑप्शन होना चाहिए, बेसिकली डी ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। Hello बच्चों, so our next question is which one of the following technique is not used to spot component of a mixture separated on a thin layer chromatography plate? So our option is I2, UV light visualization agent as a component of a mobile phase and sparing of an appropriate agent. ठीक है, तो let's see the explanation. ठीक है, TLC is a technique used to separate mixture of a compounds based on a differences in polarity. In TLC, a glass plate coated with a stationary phase is spotted with the mixture to be separate बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा बच्चों, क्या होगा, हमारा आंसर सी होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एरोमेटिक इन नेचर। तो हमको इन कंपाउंडों में बताना है कि इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो कौन से नेचर का होगा, एरोमेटिक नेचर का होगा। तो उनके हमें चारों ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। लेट्स सी द आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है हकल रूल को फॉलो करता है, जो कि होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैं चेक करूंगा, यहाँ मैं चेक करता हूँ तो देख सकता हूँ 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या होगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ये किसको फॉलो करेगा, हकल रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, इस पे देखा मैंने 2 2 2 4 और 6, ये इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास में होंगे। और हम जानते हैं बच्चों, क्या कहता हूँ, कॉन्जुगेशन होने के लिए sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना ज़रूरी है, जबकि यहाँ पे क्या आ चुका है, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ चुका है, ये वाला और एक ये वाला। तो ये जो कंपाउंड होगा ये क्या होगा, ये होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, और हमारा जो लास्ट जो कंपाउंड हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 2 4 2 6 और ये 2 8, ये 2 लोन पेयर है। ये जो एक लोन पेयर है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको भी हम क्या करेंगे, उसमें काउंट करेंगे और टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हमारे पास में जो निकल के आ रहा है एरोमेटिक कंपाउंड, वो कौन कौन से आ रहे हैं बच्चों, वो आ रहे हैं 2, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा बच्चों, इसमें ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ पी इन द रिएक्शन। हमें एक रिएक्टेंट दिया हुआ है और उस पर दिया हुआ H बार से रिएक्शन करानी है, हमसे प्रोडक्ट पी पूछा गया है। तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। पहले इससे क्या देखते हैं हम ऑप्शंस क्या हैं। ये रहे हमारे पास में 4 ऑप्शंस। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो ये रहा हमारा रिएक्टेंट और ये रहा हमारा जिससे हमें रिएक्शन करानी है। तो ऑब्वियस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कारण इस पे होगा डेल पॉजिटिव और इस पे होगा डेल नेगेटिव। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी टूटेगा और ये टूटकर बॉन्ड जो है इस साइड पे शिफ्ट होगा। इस पे आएगा डेल पॉजिटिव और इस पे आएगा डेल नेगेटिव, और ये जो है जो पॉजिटिव है वो अटैक करेगा इसके ऊपर और यहाँ पे बनाएगा क्या, CH पे पॉजिटिव CH2 Br बनेगा। ठीक है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज किससे हो रहा है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है ये, तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइल कार्बोटाइन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि किससे स्टेबलाइज हो रहा है, ये रेजोनेंस से हो रहा है। फिर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करने आएगा और ऑब्वियस सी बात है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन पे ही अटैक करके मेजर प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बनाएगा। इस हिसाब से जो हमारा आंसर जो इसका निकलेगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बच्चों। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, हमें यहाँ पे 2 रिएक्टेंट दिए गए हैं और रिएक्शन कराई गई है NaOD इन D2O। तो हमें एक प्रोडक्ट ए पूछा गया है और दूसरा हमेरे पास दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे एक एसिड बन रहा है और यहाँ हमको देख के पता चल रहा है कि इनके पास में क्या है, अल्फा H नहीं है। तो रिएक्शन मुझे कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कैनिज़ारो रिएक्शन की तरफ। ठीक है, और pH हमको दिया गया है C6H5। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन बच्चों। तो बच्चों हमको साफ पता चल रहा है कि pH C डबल बॉन्ड OH में यहाँ पे अल्फा H अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इसी रिएक्शन कौन देते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं कंसंट्रेट NaOH या कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे OD आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली मतलब पोलैरिटी का डिफरेंस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा बच्चों, तो ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ क्या बनाएगा, ये बनाएगा PHCOD और H और यहाँ पे O माइनस बच्चों। तो ऑब्वियसली बात है ये रिएक्शन बच्चों सेम इसी वाले किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, तो PHC डबल बॉन्ड O और H बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर ये ऑक्सीजन जब अपने इलेक्ट्रॉन रिवर्ट बैक करेगा तो बच्चों यहाँ से OD नहीं निकलेगा, यहाँ से कौन निकलेगा, H निकलेगा बच्चों, और ये H निकल के बच्चों क्या होगा, यहाँ पे वापस से पोलैरिटी डिफरेंस आएगा बच्चों, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव होगा और ये H जो है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास में, यहाँ बनेगा हमारा PHCO माइनस H और H प्लस हमारे पास क्या बनेगा, क्या PHC डबल बॉन्ड OD। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास में, दिख रहा है बच्चों। अब क्या होगा यहाँ पे बच्चों, सिंपल सा है, ये जो D है यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके चिपक जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, एक क्या बनेगा, एक बनेगा PHC डबल बॉन्ड O माइनस जो हमारा मिल चुका है हमें यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा PHCH2OD। ठीक है बच्चों, हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, जो दिख रहा है हमें PHCH2OD। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा, तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनएक्टिव टूवर्ड SN1 रिएक्शन। कौन सा कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन के प्रति क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, तो इन 4 ऑप्शन को देख के हम बताते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, इस बाइसाइक्लो कंपाउंड से जब Cl माइनस यहाँ से क्या करेगा, रिमूव करेगा, तो यहाँ पे आएगा कार्बोकेटाइन। और हमने पढ़ा हुआ है बच्चों ब्रेथ रूल। ब्रेथ रूल क्या बोलता है, ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं होगा, मतलब कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो सबसे हाईली अनस्टेबल होगा। तो जो ऑप्शन सी है जो कि बाइसाइक्लो कंपाउंड है, वो ऑब्वियस सी बात है SN1 रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो साथ सीधा हमको इसका आंसर पता चल रहा है, क्या होगा, सी ऑप्शन। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों,
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमें यहाँ पे रिएक्टेंट दिया गया है और हमें यहाँ पे कौन दिया गया है, रिएजेंट दिया गया है जिनसे इसकी रिएक्शन करानी है और हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये है हमारे ऑप्शंस। तो हम अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चों, तो एनिलीन की रिएक्शन जब Br2H2O से कराते हैं बच्चों, तो एनिलीन जो होता है क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। इस कारण से जो Br होगा इसकी ऑर्थो और पैरा पोजिशन तीनों पे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, और जब इसकी रिएक्शन जब हम Na2 प्लस HCl से कराएंगे तो हमें पता है जब Na2 HCl से रिएक्शन हम कराते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो हमारे पास में डाइजोनियम कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और इसकी रिएक्शन जब हम H3PO2 से कराएंगे तो यहाँ से N2 और Cl यहाँ से निकल जाएगा और ये रिड्यूस होकर किस पर कन्वर्ट हो जाएगा, इस वाले कंपाउंड के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कंपाउंड होगा और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा बच्चों क्या होगा, ऑप्शन सी होगा बच्चों। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सी आंसर होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड इन कोल्ड 273 Kelvin and there after raising a temperature of the reaction mixture to a room temperature 298 Kelvin gives। तो हमारे ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे नाइट्राइल अल्कोहल, डाइजोनियम सॉल्ट एंड सेकेंडरी अमीन। तो हम देखते हैं इसके अंदर सॉल्यूशन। अ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन ऑन अ रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड इन कोल्ड 273 Kelvin and there after raising a temperature of reaction mixture gives alcohol। तो बच्चों इसमें होता कैसे है ना, इसके अंदर क्या होता है, जब हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, NaNO2 प्लस HCl से कराते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है बच्चों, हमें यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है। ठीक है, ठीक है, और बच्चों जब इसका हम क्या कराते हैं ना, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं H2O के साथ में, तो यहाँ पे बनता है क्या बच्चों, ROH प्लस HCl प्लस हमारे पास मिलता है क्या, N2 गैस। तो हम देख सकते हैं हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे अल्कोहल हमें यहाँ पे मिल रहा है बच्चों। तो इसका आंसर हमारा जो आंसर होगा बच्चों क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, जिसमें हमें क्या मिल रहा है बच्चों, अल्कोहल मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोपॉलीमर। इनमें से हमारा कौन सा कोपॉलीमर नहीं होगा, ब्यूनाएस, नियोप्रिन, PHBV एंड द ब्यूटाडाइन स्टाइरिन। ठीक है, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो हमारा नियोप्रिन होता है ना बच्चों, वो एक कोपॉलीमर नहीं होता, वो एक हमारा एडिशन पॉलीमर होता है जो कि मोनोमर यूनिट होती है किसकी, क्लोरोप्रिन की। ठीक है बच्चों, तो नियोप्रिन इज नॉट अ कोपॉलीमर। ठीक है, ये कोपॉलीमर नहीं होता है, तो इसीलिए इसका जो आंसर जो होगा हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर हमारा क्या होगा, इसका बी होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यह कोपॉलीमर नहीं है, ये कौन सा पॉलीमर होता है, ये एडिशन पॉलीमर होता है। ठीक है, तो बच्चों तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेक्सिल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिपेंडिंग अपॉन द। ठीक है, तो हमारे पास ये चार ऑप्शंस। ठीक है, उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते हैं। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द अल्फा हेक्सिल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों, वो क्या करता है, वो क्या करती है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन, वही क्या करती है, अल्फा हेक्सिल जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, उस पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर जो होगा बच्चों क्या होगा, बी होगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, द फॉर्मूला ऑफ पर्पल कलर फॉर्म्ड इन लेसांजे टेस्ट फॉर सल्फर यूजिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें लेसांजे टेस्ट दे रहा है और कौन से कलर का है, पर्पल कलर का है, और सल्फर कंटेनिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे अपन देखते हैं तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बेसिकली क्या होता है, Na4FeCN5NOS। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा ऑप्शन हमारे लिए राइट होगा, ऑप्शन डी हमारे लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। 2 ग्राम sample containing MnO2 is treated with HCl liberated Cl2। मतलब MnO2 की रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई, MnO2 की रिएक्शन HCl के साथ कराई। ठीक है, then Cl2 gas is passed into solution of Ki
ठीक है। और जो KI सॉल्यूशन के अंदर आपने इसको पास किया तो आप देखें आगे क्या गिवन है, 60 ml ऑफ 0.1 m Na2H2O3 is required to titrated the liberated iodine। परसेंटेज ऑफ MnO2 आपको बताना है। जो आपके पास 2 ग्राम सैंपल गिवन है ना, इनिशियल मास कितना है 2 ग्राम, उसमें आपको MnO2 की परसेंटेज बताना है, ठीक है ना। मतलब जो MnO2 है उसमें प्योर भी है और इम्प्योर भी है, तो आपको प्योरिटी परसेंटेज आपको यहां से बताना है। बात समझ में आ रही है? देखो कैसे आप देखेंगे तो इनके बीच में रिएक्शन आप देखो, MnO2 HCl के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और आपके पास ये बनेगा Cl2 गैस बनेगा और ये बन जाएगा, ठीक है। एक बात बताइए यहां पर, इस वाले क्वेश्चन को आप जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना ट्राइट्रेशन वाले, हम किस तरीके से करते हैं, इसको करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और आपको पता है कोई भी रिएक्शन होते हैं ना, चाहे रिएक्टेंट की बात करें या प्रोडक्ट की बात करें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं, हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। उसी लाइन को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें आप, तो देखो आपको क्या गिवन है, 6 मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे किसके, आप देखो क्वेश्चन यहां पर, ये देखो 60 ml ऑफ 0.1 m Na2H2O3। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये है आपके पास Na2H2O3, ठीक है ना, 0.1 m है मोलरिटी, और इसका वॉल्यूम कितना गिवन है आपको बताओ, 60 ml है ना। जब इसका क्या होगा, रिएक्शन होगी तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, Na2S4O6 में कन्वर्ट होगा। तो बताएंगे आप मुझे इसका N फैक्टर कितना आ रहा है। आप देखेंगे यहां पर सल्फर है, सल्फर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, +2 में आएगा। यहां पर किस में आएगा, +2.5 में आएगा। डिफरेंस कितना आ रहा है, एक सल्फर के लिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0.5 का। आप देखेंगे यहां पर दोनों सल्फर के लिए चेंज देखेंगे तो आप देखेंगे कितने का चेंज आएगा, 1 का चेंज आएगा, तो इसका N फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। मतलब आप बोल सकते हैं इसकी मोलरिटी और नॉर्मलिटी क्या होगी, इक्वल होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मोलरिटी और नॉर्मलिटी क्या होगी, इक्वल होगी। तो बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं आप कैसे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन यदि आप मिली इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे बताएं, वॉल्यूम किस में ले सकते हैं, ml में ले सकते हैं। तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह मिली इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं आप, ठीक है, कैसे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml करके। देखो आप, तो आपके पास कितना आएगा, मिली इक्विवेलेंट कितना आएगा बताएं आप, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, यहां पर मिली इक्विवेलेंट लिख देता हूं मैं, ये देखो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा बताओ, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। नॉर्मलिटी कितनी आएगी बताओ, जितनी मोलरिटी होगी, क्यों, क्योंकि N फैक्टर कितना है, 1 है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, 0.1 इंटू 60 इज इक्वल टू 6 मिली इक्विवेलेंट आ गया। तो सभी के मिली इक्विवेलेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसी चीज को आप यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो यहां पर, ठीक है, तो यहां पर इसकी कितने आ रहे हैं, 6 मिली इक्विवेलेंट आ रहे हैं। 6 मिली इक्विवेलेंट और मिलीमोल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, आप देखें इसके लिए, आप चाहो तो यहां पर मिलीमोल लिखा हुआ है, नीचे मिली इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, क्योंकि इसका N फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इस वजह से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जिसकी बात मैं आपको बता चुका हूं साइड में, ठीक है। अच्छा, जब इसके 6 है ना मिली इक्विवेलेंट, तो इसके भी 6 मिली इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। अब इसके 6 मिली इक्विवेलेंट है ना, तो यहां पर Cl2 के भी कितने होंगे, 6 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। जब इसके 6 मिली इक्विवेलेंट है ना Cl2 के, इसके Cl2 के कितना है, 6 मिली इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट। तो इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 है, इसका भी 6 होगा और इसका भी 6 होगा, ठीक है ना। तो 6 मिली इक्विवेलेंट आ गया अपने पास इसका। तो यहां से मिलीमोल कितना आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप देखेंगे
ये MnO2 है, ये +4 से +2 में जा रहा है, n फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मिलीमोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 से आपके पास कितना आएगा, 3 मिलीमोल आ गया। किसका आ गया, MnO2 का। क्या आप इसका मास निकाल सकते हैं, बताएं आप। MnO2 का मास निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास क्या मिल चुका है, मिलीमोल्स आपको मिल चुका है। तो यहां पर परसेंटेज MnO2, मास ऑफ MnO2, ठीक है ना, कितना आ रहा है, 3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना। ये क्या है, मिलीमोल है, ये क्या है बेटा, मिलीमोल, मिलीमोल, ठीक है। 87 क्या है इसका, MnO2 का मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 क्या है, इनिशियल मास, जिसमें प्योर और इम्प्योर दोनों प्रेजेंट है, मतलब टोटल मास है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए सोल्व करेंगे तो आपके पास 13.05% आंसर आएगा। क्लियर है। अब इसका नियरेस्ट इंटीजर में आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज इतना गिवन है, आप मेटल का वर्क फंक्शन कितना गिवन है देखेंगे आप स्क्रीन पे, 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल। वर्क फंक्शन क्या होता है, कोई भी मेटल की सरफेस है ना, उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है उसी को बोला जाता है वर्क फंक्शन, ठीक है। आपको क्या बताना है, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव ए फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इन नैनोमीटर में आपको आंसर देना है। किसमें देना है भाई, नैनोमीटर में आंसर, मतलब 10⁻⁹ मीटर में आपका आंसर होना चाहिए। क्या करोगे आप, सोचो। आप कहोगे सर हमारे को क्या गिवन है, वर्क फंक्शन, एनर्जी गिवन है, E इजिकल टू क्या लगा सकते हैं, बताओ, बताएं आप। E इजिकल टू hc/λ, लेमड़ा की वैल्यू आपको निकालनी है, वो भी किसमें, नैनोमीटर में। H और C की वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू पुट कर सकते हैं। E की वैल्यू भी आपको गिवन है, जो किसके बराबर है, वर्क फंक्शन, जिसको आप W भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, फाई भी बोल सकते हैं, या फिर E भी बोल सकते हैं, E नोट बोलते हैं मोस्टली इसको। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलो देखिए आप इसका सॉल्यूशन। आपको मेन चीज है, क्वेश्चन का जो आपसे पूछ रहा है उसका कॉन्सेप्ट पे अप्रोच करना है कि आपको गिवन क्या है और आपको निकालना क्या है, और किस तरीके से आप इसको अप्रोच करोगे, यही तो सीखना होता है जेईई मेंस के अंदर, ठीक है ना। देखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना, ठीक है ना, आपका कोई भी जेईई मेंस का क्वेश्चन देखा जाए तो 65% क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, है ना, और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं ना थोड़े से कंसेप्चुअल बेस होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, C आपको पता ही है, ये आपको गिवन है, H की वैल्यू पुट कर दी, C की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, लैम्बडा निकाला आपने, इतना आया भाई, कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट यहां पर H और C को डायरेक्ट याद रख सकते हैं बेटा। ये 10⁻⁻, आप यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 19.86 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10⁻⁻19 सोल्व करेंगे, मीटर में ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। तो 10⁻⁻9 मीटर में आप इसको 300 लिख सकते हैं, और यदि आप यहाँ पे नैनोमीटर में लिखेंगे तो आपके पास 300 नैनोमीटर, और आंसर कितना जाएगा, 300, और एनटीए का आंसर भी कितना था, 300, ठीक है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थोड़ी सी बात की गई है, और मुझे लगता है आपका ये आंसर सही गया होगा। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P exhibit in PF5 is SPX dy, द वैल्यू ऑफ y is, तो यहाँ पे PF5 का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो PF5 का बेसिकली क्या होगा, ये F होगा, ये F होगा, F F F, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे हमारे पास, 5 होंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा हमारे पास, sp3d आएगा, तो x की वैल्यू तो क्या होगी हमारे पास 3 होगी, और d की वैल्यू, y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 होगी, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी।
नेक्स्ट 4 लीटर ऑफ अन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली, डेल्टा टी कितना है 0 इनटू वैक्यूम, मतलब पी एक्सटर्नल भी कितना होगा 0, ठीक है। अंटिल द टोटल वॉल्यूम इज 20 लीटर, 4 से कितना हो गया 20 लीटर हो गया वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन दिस एक्सपेंशन इज, लीटर एटीएम में आपको हीट की वैल्यू बतानी है जो इसने एब्जॉर्ब करी है। देखते हैं, देखो डेल्टा टी 0 होगा तो डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा 0, और पी एक्सटर्नल 0 हो जाएगा तो W इजिकल टू क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V होता है। तो जब ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो वर्क भी 0 हो जाएगा, और आपको पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है ना, डेल्टा E प्लस W। जब डेल्टा E 0 है, वर्क 0 है, तो Q भी तो 0 होगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको। तो देखें आप इसका सॉल्यूशन, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, पी एक्सटर्नल 0 है, ठीक है, डेल्टा ई 0 है। देखो आप यहां पर देखो फ्री एक्सपेंशन ये है, पी एक्सटर्नल 0 है, W 0 है, डेल्टा यू 0 है, ठीक है, तो Q भी क्या हो जाएगा 0 आएगा, और इसका आंसर क्या आएगा 0। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, ठीक है ना, सब कुछ वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 0 होती है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ठीक, और आपका ये क्वेश्चन सही गया होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द वेपर प्रेशर ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड A एंड B 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इनका आपको वेपर प्रेशर गिवन है, वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर गिवन है प्योर स्टेट में, कितना है 50 टोर और 100 टोर रेस्पेक्टिवली, मतलब A का कितना है भाई 50 प्योर स्टेट में, B का कितना है 100। इफ लिक्विड मिक्सचर कंटेन 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ A, लिक्विड मिक्सचर मतलब XA कितना है 0.3, तो XB कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.3, क्योंकि मिक्सर जो आपके पास टोटल जो रहेगा उसका कितना आएगा 1 होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी 0.7 होगा। आपसे पूछा गया है देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B इन द वेपर फेज, इस फॉर्म में आपको आंसर बताता है, और यहां पर X की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे राउल्स लॉ लगाएंगे, P टोटल, ठीक है ना, मतलब टोटल वेपर प्रेशर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, PS इज इक्वल टू P नोट A XA प्लस P नोट B XB। फिर क्या लगाएंगे आप, फिर वेपर फेज में आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी कंपोनेंट की वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट अपॉन टोटल वेपर प्रेशर, और आप यहां से आसानी से आंसर निकाल सकते हैं इजीली। देखें आप सॉल्यूशन, आप इसका देखो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A इतना गिवन है, B इतना गिवन है, मोल फ्रैक्शन इतनी आ गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B यहां पर कितना आएगा, लिक्विड B का भाई 0.7 आएगा यहां पर, ठीक है ना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अच्छा XA और XB कितना होना है 1 के बराबर, YA और YB क्या होना है 1 के बराबर। ये किसकी बात हो रही है, लिक्विड की। पता है लिक्विड में क्या लगता है राउल्स लॉ, और जो ये आपके पास ये वेपर की बात हो रही है, वेपर में क्या लगता है डाल्टन्स लॉ, ठीक है। तो यहां पर आपने पीटी निकाल लिया, सबसे पहले आपके पास कितना आ गया 85 आ गया, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट फिर क्या है YB निकालना है आपको, YB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ठीक है ना, PB पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाय PT, PT का मतलब टोटल वेपर प्रेशर कितना मिला आपको बताओ 85। तो ये आप देख लेंगे, ये आ जाएगा, और आप इसको सोल्व करेंगे
तो आपके पास कितना आ रहा है, x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर आपका आंसर कितना जाएगा, इंटीजर में आंसर जाएगा 14। ठीक है ना, क्लियर है। लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है, राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन को आप इजी क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपका ये क्वेश्चन सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इतना गिवन है, इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इतना गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है अपन को, ठीक है ना। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है आपको इस टर्म में, मतलब x की वैल्यू आपको बतानी है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है आपके पास वो x इंटू 10⁻³ है, तो यहां पर आपको x की वैल्यू बतानी है। देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ x बतानी है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको गिवन है, A2X3 टाइप का सॉल्ट है, ठीक है ना, या आप बोल सकते हैं A2B3 टाइप का सॉल्ट है। चलो देखें, ये है आपके पास A2X3 है, इसका डिसोसिएशन इस तरीके से होगा। आपको पता है जो X3 के जो नंबर है ना वो A के चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे और A के जो नंबर है वो X के चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन में इसका आयनाइजेशन होगा, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, इक्विलिब्रियम आएगा, तो आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ठीक है। सोल्युबिलिटी, ठीक है, यहां पर देखो इसका 2s मान लो, s मोलर है, s मोलर 2s हो जाएगा, 3s हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहां से इसका KSP आ जाएगा, ये KSP इक्वल्स टू इसका स्क्वायर और 3s का क्या हो जाएगा, क्यूब। कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा ना, तो 2s का कोफिशिएंट 2 है तो यहां पर पावर 2 आ जाएगी, 3s का कोफिशिएंट कितना है 3, पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये है। आप देखेंगे यहां पर 108, s की पावर कितनी आ रही है 5 आ रही है, ठीक है। उसके बाद में यहां से सोल्युबिलिटी निकालेंगे अपन, तो ये मिलेगी आपको, ठीक है ना। ये किसमें, मोल पर लीटर में भैया, लेकिन यदि आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, यहां पर ये था 10⁻⁻5 मोल पर लीटर था, ठीक है ना। आपने क्या किया, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, 10⁻³ से, ठीक है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास किसमें, 0.01 मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मोल पर मीटर क्यूब में। क्यों किया, क्योंकि आपको जो दूसरी जो कंडक्टिविटी गिवन है वो पर मीटर क्यूब के रेस्पेक्ट में आपको गिवन है। तो देखो आप यहां पर ये देखें आप, ठीक है ना, जो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी जो होगा वो लिमिटिंग कंडक्टिविटी के बराबर मान सकते हैं, और यहां पर K/m, K क्या है, स्पेसिफिक वाली, M क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी की जगह क्या लिखा जा सकता है, सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी कितनी मिली आपको, ये मिली है, तो यहां पर आपको पता लग गया होगा 3 × 10⁻⁻5 गिवन है, ठीक है। वो कौन सी गिवन है, स्पेसिफिक गिवन है, और ये है आपके पास 0.01। ये कौन सी मिली, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिली है, ठीक है ना। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप यहां से इंफिनिटी पर निकाल सकते हैं। ये मोलर कंडक्टिविटी आई और इसका आंसर आप इस तरीके से निकालेंगे, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी मिली, 3 आ जाएगा। मुझे लगता है आपका आंसर ये सही गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हार्ड क्वेश्चन अपन मानेंगे, ठीक है। और ये है अपने पास थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम है इसके अंदर, ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, मतलब ये जो अपने पास क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। The quantity of electricity in Faraday needed to reduce 1 mole Cr2O7 - 2 to Cr+3। तो आपको क्या बताना है, इन फेराडे में इलेक्ट्रिसिटी बतानी है, फेराडे के नंबर बताना है आपको, कितने फेराडे आप इसको पास करेंगे, जिससे क्या होगा
कि आपके पास Cr2O7 -2 किस में कन्वर्ट हो जाए, Cr+3 में कन्वर्ट हो जाए। पता ही यहाँ पर किस में, +6 में, निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे ये कितने इलेक्ट्रॉन +6 से +3 में जा रहा है। ये एक क्रोमियम के लिए कितने का चेंज आ रहा है, 3 का, तो 2 के लिए कितने का होगा, 6 का चेंज आएगा। तो मतलब यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब आप बताएं यहां पर 1 मोल, ये 1 है, ये 1 मोल है आपके पास, तो ये 6 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 फेराडे आंसर आएगा, ठीक है ना। 6 फेराडे आंसर आ जाएगा। 1 मोल में कितने फेराडे होते हैं, 1 फेराडे। 6 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने फेराडे हो जाएंगे, 6 फेराडे। देखो आप इसका सॉल्यूशन, वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा। ये रिएक्शन है अपने पास, ये देखें, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, 6 फेराडे इलेक्ट्रॉन पास होंगे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी आ जाएगी, 6। कैसे भी देख सकते हैं आप, एन फैक्टर से चेक कर लो आप, कैसे चाहे तो आप यहां से देख लो, 6 का चेंज आ रहा है, एक Fe+2 +3 में जा रहा है, तो एक का चेंज आ रहा है, 6 के लिए किसका आ जाएगा, 6 का चेंज आएगा। नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स रिएक्शन में हमेशा कितने मिलते हैं, 0। नंबर ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन बाय द रिडक्टेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन बाय द ऑक्सीडेंट, हमेशा बराबर होते हैं। तो कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो चाहे आप रिडक्टेंट से निकालें या ऑक्सीडेंट से निकालें, दोनों से आंसर निकल जाएगा। क्लियर है। और आपको यहाँ पर आंसर Cr2O7 -2 से निकालेंगे तो वो आपको इजी पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, क्योंकि हमेशा ही क्रोमियम +6 से किसमें जाता है, रिएक्शन करता है, कोई भी मीडियम हो, +6 से किसमें कन्वर्ट होगा, +3 में कन्वर्ट होगा। क्लियर है बेटा। ये भी मिक्सिंग वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। एक तो इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है एक तो रेडॉक्स और थोड़ा सा क्या है, फेराडे लॉ, ठीक है। तो उसका मिक्सिंग वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को वैसे तो आप मॉडरेट भी मान सकते हैं, इजी भी मान सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास जो आपकी स्क्रीन पे है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to B रेट कांस्टेंट आपको गिवन है, ये द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 67% कंप्लीट रिएक्शन इज x, टाइम रिक्वायर्ड हाफ लाइफ पीरियड रिएक्शन इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। मतलब रेस्पेक्ट में निकालना है, 67% रिएक्शन हो रही है फर्स्ट ऑर्डर, उसमें जो टाइम लगेगा वो किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, 50% जब रिएक्शन कंप्लीट होगी फर्स्ट ऑर्डर उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो 67% के लिए आप निकाल लेंगे टाइम, t इजिकल टू क्या आएगा, 2.303 के, ठीक है ना, लॉग ए नोड अपॉन 80। तो ए नोड इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 100। टी टाइम पर कितनी बची हुई है बताओ, जब 67% रिएक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है ना, ये टी 67 के लिए, तो कितना बचेगा, 33। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और दूसरा है आपके पास टी 50% के लिए, 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 50% कंप्लीट हो चुकी है, तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो यहां पर 50, दो इक्वेशन आ गए अपने पास, ठीक है ना। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बड़े आसान, रेशो ही तो निकालना है, तो रेशो निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास, ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी। देखो आप इसका सॉल्यूशन, मेन चीज है आप कंसेप्ट पकड़ो, कंसेप्ट यदि आपने सही लगाया, आपको ये चीज समझ में आ गई कि करना क्या है, तो आपका क्वेश्चन सही जाएगा। देखें आप, ये है आपके पास, एल की रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, लॉग के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है ना। रेशो निकाल लिया, वही रेशो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपको पता लग गया होगा x इक्वल्स टू 15.85 आएगा, जिसका नियरेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 16। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अपन मानेंगे मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास,
number of complexes which will exhibit synergic bonding against the CrCO6, MnCO5 and Mn2CO whole 10 is। तो हमें टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे जिसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो रही है, बेसिकली सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखो कार्बोनिल कंपाउंड है, तो क्या करता है ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या करता है, इस मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट करता है, और मेटल क्या करता है, इसके एंटी बॉन्डिंग में क्या करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है। तो यहाँ पे भी क्या होगी, हमारे पास सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। इसके अंदर भी मेटल क्या करेगा, अपना लोन पेयर किसके अंदर डोनेट करेगा, CO के एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करेगा। इसके अंदर भी क्या करेगा, वो अपना लोन पेयर कहाँ पे डोनेट करेगा, CO के एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करेगा। तो तीनों के तीनों कंपाउंड ऐसे है जिसके अंदर सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा, हमारे पास 3 ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है ना। 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनिशियल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मास कितना है, 0.5 ग्राम है। गेव 0.4 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, मतलब AgBr बनाया है इसने। मतलब डेफिनेटली यहां पर जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो स्टार्टिंग में लिया उसके अंदर ब्रोमीन होगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या है यहां पर, क्या परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन गिवन कंपाउंड इज, परसेंटेज पूछिए आपसे, ठीक है ना। तो ब्रोमीन की परसेंटेज आपको बतानी है। तो एक बात बताओ, जो भी ब्रोमीन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, OC ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, Ag के साथ, ठीक है ना। और क्या बनाएगा, AgBr बनाएगा। तो एक बात तुम्हें पता चल गई होगी, क्या जितने AgBr के मोल होंगे उतने मोल किसके होंगे, Br एटम के होंगे, ठीक है ना। तो AgBr के मोल कितने, 0.4 डिवाइडेड बाय AgBr का मोलर मास, Ag का कितना होता है आपको गिवन है, देखो Ag का गिवन है 108, Br का गिवन है 80, दोनों को ऐड करेंगे 188 मिलेगा। देखें आप, डिवाइडेड बाय 188, ये मोल्स मिल गए किसके, AgBr के। तो Br के मोल्स भी इतने ही मिलेंगे, 0.4 अपॉन 188। ये किसके मोल्स आ गए आपके पास, Br एटम के मोल्स मिल गए, मोल्स आ गए। आप क्या इससे मास निकाल सकते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में Br एटम का मास आप निकाल सकते हैं। कैसे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, ठीक है ना। तो यहां पर मोलर मास कितना होगा Br के लिए, एटॉमिक मास है मोलर मास जो भी अपन बोले हैं, वो हो जाएगा 80 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ये क्या आ गया, मास ऑफ Br आ गया, मास ऑफ Br आ गया। जब Br का मास आ गया तो टोटल मास से इसको डिवाइड कर देंगे। टोटल मास कितना है आपके पास, 0.5 ग्राम। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, परसेंटेज आएगी। देखो आप, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। पहले आपके पास Br था, Ag के साथ रिएक्शन की, AgBr बनाया, उसका मास दे रखा है, उसके मोल्स निकाले, जितने मोल्स इसके होंगे Br के भी उतने मोल्स होंगे, और आपने इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मास वो Br मिल गया। और जो भी मास मिला उसको आप 0.5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनिशियल मास कितना है, 0.5, और आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा। देखो आप, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड AgBr, परसेंटेज ऑफ Br, ठीक है ना। तो क्या आएगा, ये क्या था आपके पास, 0.4 गिवन था, किसका, AgBr का। इसके मोलर मास से डिवाइड किया तो मोल्स आ गए, ठीक है ना, AgBr के। फिर Br का मास निकाला, इतना ये Br का मास आ गया, इसको 0.5 से डिवाइड किया, टोटल मास है ना, वही तो किया है जो अपन ने बताया था, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास Br की परसेंटेज आ जाएगी जो इतनी मिलेगी, और नियरेस्ट इंटीजर में आंसर कितना देंगे आप, 34। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये है आपके पास मोल कॉन्सेप्ट का एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज जो है वहां से लिया गया क्वेश्चन है, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपका सही गया होगा, और ऑल द बेस्ट। और देखा जाए ना, जो ये पेपर था अपना किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी रिमेनिंग जो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से
आपके पास 5 क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, मतलब 5 क्वेश्चन आप मॉडरेट मान सकते हो, और रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है वो क्या है, इजी थे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।